दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में कुशल होंगे। दोस्तों, आप लोगों को मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएँ। और जिस तरह दिए की रोशनी से पूरा संसार जगमगाता है, उसी तरह से आप लोगों का जीवन भी ऐसे ही हमेशा जगमगाता रहे और पूरा परिवार खुश रहे। आगे चलिए कहानी शुरू करते हैं। मुझे मेरे वंश पर पूरा भरोसा है कि वो कभी अपनी गलती को नहीं दोहराएगा। वंश बिल्कुल चुप हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ ज्येष्ठा कबर्ड से कुछ निकाल रही थी। तभी कुछ फाइल्स नीचे गिर जाती है। ज्येष्ठा अपने सर पर टपटी मार के, ओ गॉड, तू क्या करती है ज्येष्ठा? बस अपना काम बढ़ाती रहती है। बोलते हुए ज्येष्ठा फाइल को उठाकर कबर्ड में अच्छे से रख देती है। ज्येष्ठा कबर्ड को बंद करने ही वाली होती है कि ज्येष्ठा की नज़रें एक फाइल पर पड़ती हैं। वह फाइल को पकड़कर खोलने ही वाली होती है कि अचानक से आकर ध्रुव ज्येष्ठा के हाथों से उस फाइल को छीन लेता है। ज्येष्ठा हैरानी से ध्रुव को देखती है। ध्रुव मुस्कुराते हुए ज्येष्ठा के कमर पर हाथ रखकर उसे खींच लेता है, जिससे दोनों बहुत ही करीब आ जाते हैं। ध्रुव ज्येष्ठा की आंखों में देखकर, बेबी, ये कहाँ? तुम फाइलों में उलझ रही हो। इस वक्त तुम्हें बस मेरे बेबी का ख्याल रखना है और तुम फालतू चीज़ों में अपना वक्त बिता रही हो। ज्येष्ठा ध्रुव के गर्दन पर बाहें लपेटे हुए कहती है, अच्छा तो ध्रुव, मैं तुम्हें ये कब से पूछना चाह रही थी कि तुम्हें क्या लगता है, बेटा होगा या बेटी? ध्रुव ज्येष्ठा के कमर पर दोनों हाथ को लपेटकर और करीब करते हुए उससे कहता है, कुछ भी होंगे पर बेटा बेटी नहीं, बल्कि शेर और शेरनी होंगे, जो सिर्फ दुश्मनों का शिकार जानते होंगे। ज्येष्ठा ध्रुव को घूरने लगती है। वैसे ही उसे घूर कर कहती है, तुम क्या मेरे बच्चे को अपने जैसे बनाने का सोच रहे हो? ध्रुव ज्येष्ठा के होठों को अपने होठों से छूकर पीछे हटकर कहता है, बिल्कुल बेबी। ज्येष्ठा बुरी तरह से ध्रुव को घूरने लगती है। ध्रुव अपने दिल पर हाथ रखकर, हाय तेरी कातिलाना नज़रें, कहते हुए ध्रुव हंसने लगता है। तो वहीं ज्येष्ठा भी मुस्कुराते हुए ध्रुव के सीने से लग जाती है। ध्रुव अपने हाथ में पकड़े फाइल को सख्त नज़रों से देखता है। ध्रुव ज्येष्ठा के सर को सहला रहा था। वह कुछ सोचते हुए ज्येष्ठा को देखता है, जो कि अब तक वह सो चुकी थी। ध्रुव झुककर ज्येष्ठा के माथे, गालों, नाक, होंठ और आखिरी में उसके पेट पर किस करके बेड से उठ जाता है। वह एक नज़र ज्येष्ठा को देखकर कबर्ड से वो फाइल निकालकर कमरे से बाहर की ओर चला जाता है। ध्रुव की कार एक जगह आकर रुक जाती है। उसके सामने एक खड़ी गाड़ी थी और उसके सामने काली खड़ा था। ध्रुव फाइल को लेकर गुस्से से कालू पर फेंक कर कहता है, व्हाट द हेल इज दिस? मैंने कहा था ना, इस फाइल को छुपा कर रखना। तुम्हें पता है मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, फिर भी तुम इतनी बड़ी लापरवाही कैसे ही कर सकते हो? कालू सर झुकाए सॉरी बॉस बोलकर उस फाइल को उठाता है।
ध्रुव कालू को गुस्से से घूरता है, फिर अपनी शायद आवाज़ में उससे कहता है, गलती तो तुमने कर दी है और हर गलती की एक सज़ा होती है। ध्रुव की बात सुनते ही कालू के चेहरे पर डर के भाव दिखाई देने लगते हैं। ध्रुव गन निकाल कर सीधे कालू के कंधे पर शूट करता है। कालू अपने कंधे को देखता है जिससे बुलेट छूकर निकल गई थी, जिससे कंधे से धीरे धीरे से खून बहने लगता है। ध्रुव उसके चोट को देखकर, इस बार सिर्फ छूकर निकली है, अगली बार सीधे तुम्हारे सीने पे लगेगी, कहकर ध्रुव उसको बैग में रखकर कार में बैठकर वहाँ से चला जाता है। वहीं काली अपने कंधे के खून को रुमाल से पोंछकर गाड़ी में बैठकर चला जाता है। बिनी सो चुकी थी और दिव्या बालकनी में दीवार से टिककर बैठी रो रही थी। उसकी आवाज़ भी हल्की सुनाई दे रही थी। तभी अचानक दिव्या को अपने सामने किसी के होने का एहसास होता है। वह सर उठाकर देखती है तो विक्रम खड़ा उसे ही देख रहा था। दिव्या विक्रम से नज़रें फेर कर फिर एक बार रोने लगती है। विक्रम यह देखकर कहता है, दिव्या उठो, चलो मेरे साथ। विक्रम के बोलने पर भी दिव्या वैसी की वैसी बैठी रहती है। विक्रम फिर एक बार, चलो दिव्या, मैं तुम्हें सिंघानिया बिला छोड़ देता हूँ। यह सुनते ही दिव्या सर उठाकर फिर से विक्रम को देखती है। विक्रम बस अपना सर हिला देता है। दिव्या फर्श से उठकर खड़ी हो जाती है। विक्रम आगे चलने लगता है और दिव्या उसके पीछे। दोनों कार में बैठ जाते हैं। इसी के साथ कार विक्रम के बिला से निकल जाती है। गेट से निकलते ही विक्रम तुरंत ब्रेक मारता है। दिव्या पहले विक्रम को देखती है, फिर सामने देखती है। सामने आदित्य की कार खड़ी थी और वह कार के आगे बैठा हुआ था। आदित्य को देखते ही दिव्या तुरंत कार से निकलकर दौड़ कर जाती है। दिव्या को आता हुआ देख आदित्य खड़ा हो जाता है। दिव्या तुरंत आदित्य के गले लगकर रोने लगती है। आदित्य दिव्या के सर को सहलाने लगता है। विक्रम की कार से निकलकर आदित्य के पास चला जाता है और गौर से दिव्या को देखने लगता है। आदित्य भी विक्रम को देखता है। दिव्या अब भी रो रही थी। आदित्य बस उसके सर को सहला रहा था। विक्रम आदित्य को देखकर, शायद मैं गलत था, किसी और की गलती की सज़ा तुम दोनों को दूर करके दे रहा था, पर मैं करता भी क्या, मुझसे मेरी बेटी की हालत देखी ही नहीं जा रही थी। मैं खुद को तो किसी तरह संभाल रहा हूँ, लेकिन मेरी बेटी के दर्द को मैं बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा हूँ। आदित्य दिव्या के सिर को सहलाते हुए, तुम चिंता मत करो, उसकी जिम्मेदारी अब हमारी है। हम कभी उसे माँ की कमी महसूस नहीं होने देंगे। यह सुनकर विक्रम कुछ पल के लिए आदित्य को देखता है, फिर अपनी कार की तरफ बढ़कर बिला के अंदर चला जाता है। इधर आदित्य दिव्या के माथे को चूमकर, चुप वाइफी, इतना नहीं रोते हैं। दिव्या आदित्य को टाइटली पकड़कर, आप मुझे ऐसे छोड़कर क्यों चले गए थे? आदित्य दिव्या को थोड़ा अलग करके
उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, कहीं नहीं गया था मैं तुम्हें छोड़कर। मैं खुद तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। अगर तुम न रही तो मैं पागल ही हो जाऊंगा। दिव्या आदित्य की आंखों में एकटक देखने लगती है और फिर एक बार गले लगा लेती है। कुछ देर बाद दिव्या बड़े मासूमियत से कहती है, मुझे भूख लगी है। आदित्य मुस्कुराते हुए दिव्या से अलग होकर उसे कार में बिठाता है और एक पेपर बैग दिव्या को दे देता है। दिव्या पेपर बैग खोलकर देखती है तो उसमें वेज बिरयानी थी। ये देखकर दिव्या बिना रुके उसे खाने लगती है। वहीं विक्रम बालकनी से दोनों को ही देख रहा था। आदित्य की कार जाते ही विक्रम कुछ देर तक वहीं खड़ा रहता है, फिर कमरे के अंदर जाकर बिनी के पास बैठकर उसके माथे को चूम लेता है। बिनी अचानक से उठकर विक्रम के गले लगकर नींद में ही कहती है, डैडा मेरा बाबू कहाँ है? विक्रम बिनी को गले लगाए पीठ को सहलाने लगता है। विक्रम मन ही मन कहता है, बहुत मासूम हो तुम दिव्या। एक दिन तुम आदित्य के बिना नहीं रह पाई। अगर गलती से भी आदित्य को कुछ हो गया तो फिर तुम कैसे जियोगी? चाहे जो भी हो, लेकिन तुम मेरी नित्या की बहन हो। मैं भी तो नित्या के बिना एक पल के लिए भी नहीं जी सकता था। जीने की वजह बस अब मेरी बेटी है, लेकिन क्या तुम्हारे जीने की वजह कोई बन पाएगा? मैं तो यही सोचूंगा कि तुम दोनों में मेरे और मेरी नित्या की तरह सिचुएशन कभी ना आए। इतना बोलते ही विक्रम बिनी को देखता है, जो कि विक्रम से लिपट कर सो रही थी। विक्रम बिनी को बेड पर लेटाकर उसके बगल में लेट जाता है। बिनी फिर एक बार विक्रम को कसकर पकड़ लेती है। बिनी सबसे ज़्यादा विक्रम के करीब थी, इसलिए रात के वक्त हमेशा वह विक्रम को ही खोजती थी। इधर सिंघानिया बिला पहुँचते ही आदित्य दिव्या को गोद में उठाकर ले जाने लगता है। दिव्या आदित्य को देखते ही हुए कहती है, मैं वहाँ आपके बिना बिल्कुल भी नहीं रह पाई, लेकिन अब मुझे बिनी की चिंता हो रही है। अगर उठने के बाद मुझे उसने खोजा तो? आदित्य आगे देखते हुए ही जवाब देता है, विक्रम ने बताया था बिनी एक बार सोने के बाद सीधे सुबह के 8 बजे ही उठती है। वह विक्रम के ज़्यादा करीब है, इसलिए बहुत कम ही अपनी माँ को याद करती है। मैं कल तुम्हें सुबह वहाँ छोड़कर ऑफिस के लिए चला जाऊँगा। आदित्य और दिव्या अपने कमरे में पहुँच जाती हैं। आदित्य दिव्या को बेड पर लेटाता है और खुद भी उसके साथ लेट जाता है। दिव्या आदित्य के सीने पर अपना चेहरा छुपा लेती है। आदित्य दिव्या को कमर से पकड़कर खींचकर अपने बहुत ही करीब उसे कर लेता है। दिव्या अब अपना सर उठाकर आदित्य की ओर देखती है। दोनों का चेहरा इस वक्त बहुत ही ज़्यादा करीब था। दोनों की नाक एक दूसरे से टच हो रही थी। दिव्या आदित्य की आंखों में गहराई से देखते हुए कहती है, आप विक्रम के विला के बाहर क्यों थे? क्या आपको पता था यह होगा? आदित्य दिव्या के माथे को चूम कर कहता है, मैंने कहा ना वाइफी,
मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता हूँ। मैं बस बाहर खड़ा होकर सबके सोने का इंतज़ार कर रहा था ताकि मैं तुम्हें अपनी बाहों में भर सकूं। लेकिन उससे पहले ही तुम दोनों बाहर आ गए। दिव्या कुछ देर तक आदित्य को देखती है, फिर सीधे उसके होठों पर अपने होठों को रख देती है। आदित्य और दिव्या दोनों ही अपनी आँखों को बंद करके एक दूसरे को किस करने लगते हैं। 15 मिनट तक दोनों अपने एक दूसरे को होठों को महसूस करते हैं। फिर आदित्य दिव्या को बाहों में भरकर अपनी आँखों को बंद कर लेता है। दिव्या भी आदित्य के सीने पर अपना चेहरा छिपा लेती है। अगले दिन रॉकी क्वार्टर से बाहर जा रहा था, तभी वह गार्ड से टकरा जाता है। गार्ड जल्दी से सर झुकाए, सॉरी बॉस। रॉकी बस सर हिला देता है। रॉकी आगे बढ़ने वाला होता है कि उसकी नज़र गार्ड के हाथ पर चली जाती है। गार्ड के हाथ में छाया की मेडिकल रिपोर्ट थी। यह देख रॉकी तुरंत गार्ड से वह रिपोर्ट को मांगता है। गार्ड रिपोर्ट को देकर फिर वो वहाँ से चला जाता है। रॉकी चलते हुए रिपोर्ट को खोलते हुए, छाया की तबीयत ठीक नहीं है और उसने मुझे बताया भी नहीं, यह बोलकर आखिरी में रॉकी रिपोर्ट कार्ड देखता है। रिपोर्ट कार्ड देखते ही रॉकी के कदम एकदम से ही रुक जाते हैं। रिपोर्ट कार्ड को पढ़ते ही रॉकी के चेहरे पर गुस्से के भाव दिखाई देने लगते हैं। वह जल्दी से अपने कदम बढ़ाकर छाया के कमरे की ओर जाने लगता है। कमरे में पहुंचते ही वह धड़ाम से दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता है। छाया, जो कि इस वक्त फाइल को चेक कर रही थी, वह रॉकी के अचानक आने से उसको ही देखने लगती है। रॉकी गुस्से से रिपोर्ट को फेंक कर कहता है, ये सब क्या है छाया? छाया कंफ्यूज होकर रॉकी को देखती है, फिर फर्श में देखती है। रिपोर्ट को देखकर वह अब एकदम से जम सी जाती है। रॉकी चिल्लाते हुए, तुम 3 मंथ प्रेग्नेंट हो? हाउ? छाया अब हड़बड़ाते हुए रॉकी के पास जाकर, रॉक, मेरी बात तो सुनो। वह इतना ही बोलती है कि रॉकी छाया को धक्का देकर कहता है, किसका बच्चा है ये? यह सुनते ही छाया लड़खड़ा जाती है। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ जाता है। छाया के आंसू अपने आप गालों में ही आ जाते हैं। वह नम आँखों से रॉकी को देखते हुए कहती है, रॉक, तुम। इतना बोलते ही छाया के गले में आवाज़ अटक ही जाती है। छाया को कुछ बोलता ना पाकर रॉकी कदम पीछे करते हुए बाहर की ओर चला जाता है। वहीं छाया दौड़कर उसके पास जाती है। रॉकी अपने लंबे लंबे कदम बढ़ाते हुए जा रहा था। छाया उसके पीछे जाकर रोते हुए बुलाने लगती है, रॉक, मेरी बात तो सुनो। पर कहाँ रॉकी रुकने वाला था। वह और भी ज़्यादा तेज कदमों से आगे की ओर बढ़ जाता है। रॉकी अब छाया से बहुत दूर चला जाता है। रॉकी छाया से बहुत दूर चला जाता है। छाया हार मानकर घुटनों के बल बैठकर रोते हुए कहती है, प्लीज़ एक बार मेरी बात तो सुन लो। वहीं बैंकॉक सोरा गार्डन पर बैठी हुई
बच्चों को खेलते हुए देखती है। उसके होठों की मुस्कान कहीं गायब सी हो चुकी थी। भले स्वरा गार्डन पे थी, लेकिन उसका सारा का सारा ध्यान सिंघानिया बिला में ही अटका हुआ था। चारों तरफ बॉडीगार्ड सी फौज थी, जिसकी नज़र चारों तरफ थी। अचानक ही स्वरा के सामने आकर कोई बैठ जाता है। स्वरा अब भी सामने ही देख रही थी। तभी उसे अपने हाथ पर किसी की छुअन सी महसूस होती है। वह नजरें अपने सामने करती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। स्वरा तुरंत उससे दूर होकर हकलाते हुए तो तुम यहाँ? सामने बैठा और कोई नहीं, रूहान था। रूहान स्वरा की आंखों में देखते हुए, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। अचानक ही स्वरा के चेहरे पर गुस्से के भाव दिखाई देने लगती हैं। वह गुस्से से कहती है, क्यों लेने आए हो तुम मुझे? धोखेबाज हूँ ना मैं? हर वक्त बस एक ही रट लगाए रहते हो कि तुम मुझे कभी भी नहीं अपनाओगे, कभी अपनी पत्नी नहीं स्वीकारोगे। मैंने कितनी कोशिश की तुम्हारे साथ रहने की, लेकिन तुमने हर बार मुझे हर्ट कर दिया और अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूं। मैं तुम्हारे साथ कभी भी नहीं जाऊंगी। इतना बोलकर स्वरा वहाँ से जाने लगती है कि तभी रूहान स्वरा का हाथ पकड़ लेता है। स्वरा झटके से रूहान के हाथ को झटक देती है। रूहान घुटनों के बल बैठ अपना सर झुकाए हुए ही कहता है, आई एम सॉरी। प्लीज़ एक बार मेरी आखिरी गलती समझकर मुझे माफ़ कर दो। तुम्हारे बिना अब उस कमरे में रहने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। स्वरा रूहान के बातों को इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है। रूहान फिर एक बार स्वरा को अपनी ओर घुमाकर उसके कमर पर अपने हाथों को लपेट लेता है। अब रूहान का चेहरा स्वरा के पेट पर था, क्योंकि अब भी वह घुटनों के बल बैठा हुआ था। रूहान अपनी पकड़ कसते हुए, प्लीज़ ना, मुझे छोड़कर मत जाओ। स्वरा रूहान की पकड़ से खुद को छुड़ाने लगती है। तभी एक बॉडीगार्ड की नज़र उन दोनों पर पड़ती है। वह बॉडीगार्ड सबको बुलाकर रूहान को स्वरा से अलग करता है। वह सब बॉडीगार्ड रूहान को मारने वाले होते हैं कि स्वरा उन्हें रोक लेती है और फिर जाकर सीधे कार में बैठ जाती है। स्वरा के बैठते ही उनकी कार चलने लगती है। रूहान कार के पीछे जाने लगता है, लेकिन कार बहुत तेज़ रफ्तार में वहाँ से चली जाती है। रूहान बस देखता रह जाता है। विनी दिव्या के साथ खेल रही थी, तभी अचानक से सवाल करती है, मम्मा बाबू कहाँ है? यह सुनकर दिव्या की मुस्कुराहट पल भर में गायब हो जाती है। बाबू की तबीयत ठीक नहीं है बेबी डॉल, इसलिए अब वो हमसे दूर ही रहेंगे। यह सुनते ही दिव्या और विनी एक साथ मेन डोर की ओर देखती हैं। सामने विक्रम और आदित्य साथ में खड़े थे। विक्रम को देखती ही विनी दौड़कर उसके पास जाती है। विक्रम मुस्कुराते हुए विनी को अपनी गोद में उठा लेता है। विनी विक्रम के दोनों गाल पर किस करते हुए, डैडा आप कितना लेट करते हो? आपको पता है
बिनी ने आपको बहुत ही ज़्यादा मिस किया। विक्रम बिनी के दोनों गाल पर किस करते हुए, अच्छा मम्मा तो आपके साथ ही थी ना? बिनी हाँ में सर हिलाते हुए कहती है। हाँ, पर फिर भी बिनी ने आपको बहुत ही ज़्यादा मिस किया। यह सुनकर विक्रम हंसते हुए बिनी के माथे को चूम लेता है। फिर आदित्य के अंदर आने के लिए कहता है। विक्रम भी आदित्य जाकर सोफे पर बैठ जाता है। विक्रम भी बिनी को गोद में लेकर बैठ जाता है। विक्रम दिव्या को देखकर, दिव्या तुमने खाना खा लिया है ना? मैंने सर्वेंट को सब कुछ समझा दिया था, उसने तुम्हें अच्छे से ट्रीट किया ना? दिव्या गुस्सा में सिर हिला देती है। विक्रम आदित्य को देखते हुए कहता है। ये वक्त दिव्या को बहुत ज़्यादा खुद का ख्याल रखने की ज़रूरत है, इसलिए मैं सोच रहा था इस प्रोजेक्ट के बाद हम यहाँ से वापस चले जाएंगे। वैसे भी अब बिनी का स्कूल भी बहुत ज़्यादा अब्सेंट हो चुका है और विनी को नित्या के बिना रहने की आदत भी हो चुकी है। तो बिनी कुछ दिनों से नित्या से मिलने की जिद कर रही थी, तो मैं बहुत परेशान हो गया था। आदित्य और दिव्या एक दूसरे की ओर देखते हैं और फिर बिनी को, जो कि अब विक्रम की गोद में आराम से खेल रही थी, उसे दूसरे किसी से कोई भी मतलब नहीं